पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। तो देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की किन किन मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल हमारे पास 7 मुद्दे हैं, जैसे कि डेली रहते हैं। तो जो भी बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, डेली हमारे पास ऐसे टॉपिक्स होते हैं, देन इनका हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। बेसिकली ये रिपोर्ट काम क्या करती है, तो ये रिपोर्ट बताती है कि किसी भी देश में जो वन क्षेत्र है उसका कितना विस्तार हुआ है, एक वर्ष में कितनी हानि हुई है और किस प्रकार से यहाँ पर वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। तो ये पूरे देश का बताएगी। देन उसके बाद हर एक राज्य का देखती है एंड देन आपको ये रिपोर्ट पेश करी जाती है। तो ये रिपोर्ट इस प्रकार से प्रकाशित होती है। अब इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है, तो देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। क्योंकि रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्ष 2000 से यहाँ पर रिपोर्ट को एनालिसिस किया जा रहा था और यहाँ पर ये डेटा पब्लिश किया गया कि वर्ष 2000 के बाद से जो भारत में वृक्ष क्षेत्र है 2.33 मिलियन हेक्टेयर, ये क्षेत्र कम हो चुका है। अब यहाँ पर वृक्ष नहीं रह गए हैं और ये जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है 2.33 मिलियन, इसमें ज्यादातर जो वनों का ह्रास हुआ है वो वन क्षेत्रों में हुआ है, यानी कि जहाँ पर फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट से पेड़ ये काटे गए हैं। हाल ही में सरकार ने अपने मैनिफेस्टो पेश किए हैं, बीजेपी ने एंड आपके कांग्रेस ने, दोनों ने अपनी मैनिफेस्टो में ये बताया कि इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि उनकी सरकार आती है तो वो इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ही अच्छे कार्य करेंगे। इन्वायरमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में हमारे फंडामेंटल राइट्स में आप देखोगे आर्टिकल 21 में हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमारा जो अधिकार है उसको ऐड किया गया है। तो सरकार इसको लेकर के योजनाएं चला रही है, योजना बना रही है और ये आज के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे सामने निकल करके आता है। और हम यहाँ पर रिपोर्ट देख रहे हैं जहां पर लगातार वनों की जो कटाई है वो देखी जा रही है। ठीक है, वर्ष 2013 और 2023 तक भारत में वृक्ष आवरण की जो हानि है वो 95% प्राकृतिक वनों के भीतर हुई है। जो नेचुरल वन थे उनको काट करके कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है वहां पर। ठीक है, या फिर वो किसी ऐसे सेंटर पे आ रहे थे जहां पर गवर्नमेंट कोई रोड, रेल लाइंस या फिर इस तरीके की चीजें निकाल रही थी, तो वहां पर उनको कट कर दिया गया है। इसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने आप देखोगे ग्रीन क्रेडिट योजना चलाई थी। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट योजना में आपकी कुल 3853 हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नीकृत भूमि पाई गई थी। चलिए मैं एज एग्जांपल आपको समझा देती हूँ निम्नीकृत भूमि क्या होती है। जैसे ये आपका एक फॉरेस्ट है, इसी फॉरेस्ट में आप देखोगे कि फॉरेस्ट के अंदर ही क्या होता है, कुछ वन ऐसे सूखने लगते हैं, बंजर सी भूमि दिखाई जाती है, वो धीरे धीरे करके टाइम के अकॉर्डिंग उनको उस प्रकार से पोषण नहीं मिल पाता है, तो वो भूमि हमारी निम्नीकृत भूमि के अंदर में आ जाती है, वो वन क्षेत्र के अंदर ही होती है। तो सरकार ने राज्यों को बोला कि जिस भी राज्य सरकार के अंडर में इस तरह की निम्नीकृत भूमि आ रही है, यदि वह उसका विकास करेगा, किसान करेगा या और कोई कंपनी करेगी, तो उसको ग्रीन क्रेडिट पहल के अंतर्गत शामिल करके उसको क्या है, ऋण प्रदान किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे सरकार की ये योजना भी है कि यदि कंस्ट्रक्शन के लिए इन वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है तो उतना ही वन क्षेत्र और उसके डबल मात्रा में कहीं अदर आगे वो फॉरेस्ट क्या किए जाएंगे, रोपित किए जाएंगे। लेकिन अभी यह योजना कितनी कारगर है, ग्राउंड लेवल पर कैसे वर्क कर रही है, ये देखना है। ठीक है, वर्ष 2001 से 2023 के बीच कुल वृक्ष आवरण हानि का 60% नुकसान जो है वो आप देखोगे 5 राज्यों से हुआ है और इन्हीं राज्यों में कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं आपके असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड एवं आपका मणिपुर हो जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे सेला टनल बनाई जा रही है, अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे निकाला जा रहा है बॉर्डर एरियाज को हमारे क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, क्योंकि चाइना हमेशा क्या करता है, उन्हीं बॉर्डर एरियाज को टैकल करता है। अभी हाल ही में चाइना ने 30 जो वहां की जगह थे उनके नाम भी परिवर्तित कर दिए थे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर और इसके साथ ही साथ आपके मिजोरम, असम, नागालैंड एंड मणिपुर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी को अक्षर बनाया जाए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो हमारे कनेक्टिविटी से थोड़े लैक हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ष 2002 से 2022 तक भारत में आग के कारण 35,900 जो हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र है इसका नुकसान हुआ है।
कितना? 35,900 क्षेत्र हेक्टेयर। आगे बात करेंगे, ओडिशा में आग के कारण वृक्षों के नुकसान की दर सबसे अधिक थी। और ओडिशा में जो आप देखोगे वृक्ष क्षेत्र में कमी आई है, वहां पे मेन रीजन क्या था? आपका आग लग जाना था, इसकी वजह से कमी आई है। और यदि भारत में बात की जाए वन क्षेत्र कहां पर बहुत ज्यादा है, तो आपका एक मध्य प्रदेश आ जाता है जहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा है, देन इसके बाद झारखंड एंड अदर स्टेट्स आते हैं। आगे बात कर ले वर्ष 2015 से 2020 तक की, तो भारत में वनों की कटाई की दर कितनी रही है? 6,68,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रति वर्ष थी, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अधिक दर की कटाई है। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से वन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कट किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पे बोला है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप पेड़ों को काट रहे हो तो आपको उतना ही वन क्षेत्र कहीं और लगाना है, उसको स्थापित करना है और उन वनों को उगाना है। जैसे ही आपके वन जो है वो उगेंगे, 2 साल में क्या किया जाएगा? उनका सर्वे एंड देन ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहल के तहत उनको शामिल कर लिया जाएगा और आपको पैसा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। वर्ष 2001 से 2022 के बीच भारत में वनों ने एक वर्ष में 51 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन किया है और 141 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको डेटा समझ में यदि आ रहा है, जो भी इन्वायरमेंट लवर है या इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझ रहे हैं, तो आप देखो कि हमारे लिए वन क्षेत्र कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर हम उन्हें काट भी रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उतना ही या उससे डबल वन क्षेत्र कहीं और पर लगाएं जा करके। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की क्या है। तो इसकी स्थापना वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा 1997 में की गई थी और यह उपग्रह डेटा एवं अन्य स्रोतों का उपयोग करके वन क्षेत्रों और वास्तविक समय जो वन परिवर्तन है उसको देखता है, डेटा पेश करता है और यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन्वायरमेंट में, देन उसको बताता है कि इस देश में इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं वनों को लेकर के। ठीक है, और इन पर नजर भी रखता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यह एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यदि मैं बात करूं इसके मुख्यालय की, तो वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका में यानी कि इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, यह 6 प्रमुख क्षेत्रों कहाँ? भोजन, वन, जल, ऊर्जा, शहर एवं जलवायु पर ध्यान केंद्रित करता है। तो एनवायरमेंट को लेकर के, भोजन को लेकर के यह बेसिकली कार्य कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज ये बनाया गया है आपके चित्रकूट जिले में और चित्रकूट में ये बनाया गया है किस पर? तो तुलसी झरने पर इसको बनाया गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज है। इससे पहले आपका सबसे पहला जो भारत का स्काई वॉक ब्रिज था वो मणिपुर में बनाया गया था। इसके बाद आप राजगीर में देखोगे बिहार में और एक जगह पर और स्थित है। चित्रकूट के गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है। ठीक है, यहाँ के हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो शारदा जल जो शबरी जलप्रपात था, ये इसका नाम था पहले शबरी जलप्रपात जिस पर ये बना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान था तो सरकार ने 2023 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? तुलसी जलप्रपात रख दिया था, वरना पहले इसका क्या नाम था? शबरी जलप्रपात नाम था, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं स्काई वॉक ब्रिज की। तो बेसिकली इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो वन और पर्यटन विभाग पवन सूट कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर के कर रहे हैं। ठीक है, यह भगवान राम के धनुष और तीर की तरह डिजाइन किया गया है, ऐसा आपको दिखाई देगा और इसकी जो क्षमता है वो 500 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर इसकी क्षमता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में स्काई वॉक ब्रिज और कहाँ है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सिक्किम, मणिपुर में आपका स्थित है, बिहार के राजगीर जिले में ग्लास ब्रिज है और केरल में वायनाड ग्लास ब्रिज है जो भारत के अन्य स्काई वॉक ब्रिज है। आगे बात कर लेते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस के 5 उपभोगों को टैकल करने वाला टीका विकसित कर लिया है और ऐसा करने वाला नाइजीरिया विश्व का अब पहला देश बन गया है। तो आखिर मेनिंजाइटिस क्या होता है इसमें हम समझेंगे और टीका किस प्रकार कार्य करेगा जानेंगे। तो हाल ही में नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध MEN5CV, यहाँ पर 5 जो रीजन दिया गया है क्योंकि जो पहले टीके थे मेनिंजाइटिस के वो सिर्फ इसके 4 उपभोगों पर ही टैकल कर पाते थे, उनको सॉल्व कर पाते थे, उसके लिए प्रभावकारी थे। लेकिन अब क्या है, इससे होने वाले जो 5 मेनिंजाइटिस के 5 उपभोग हैं ये 5 को टैकल करेगा। और मेनिंजाइटिस का जो सबसे खतरनाक बैक्टीरिया होता है
जो खतरनाक रूप होता है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है नाम इसका, MEN5CV, और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित है। पूरी तरीके से इसको प्रमाणित कर दिया गया है। इसकी एक डोज मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से सुरक्षा प्रदान करती है। आपकी नाइजीरिया इस तरह का टीका विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, इससे पहले के टीके मैंने बताया कि सिर्फ 4 उपभेदों पर ही वर्क करते थे। मेनिंजाइटिस ये बेसिकली एक प्रकार का आपका संक्रमण है जो होता कैसे है, ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका किसका रोल है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवियों, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें जो होता है वो बैक्टीरियल, आपका यदि मेनिंगोकोकस है किसी को तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मेनिंजाइटिस क्या है, एक संक्रमण है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को घेरने वाली जो आपकी झिल्ली होती है उसमें सूजन पैदा कर देता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का सबसे खतरनाक प्रकार है और इसका बचाव सिर्फ और सिर्फ टीका है। भारत में मेनिंगोकोकस ACWY वैक्सीन उपलब्ध है इससे लड़ने के लिए, और यह 4 तरीके के जो मेनिंगोकोकस स्टेरॉइड टाइप्स हैं उन पर ही वर्क करती है। अगेन मैंने बोला ये किस पे वर्क करती है, तो सिर्फ 4 टाइप्स पे वर्क करती है, 5 पे नहीं कर रही है। आगे बात करते हैं नाइजीरिया के बारे में। तो यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है नाइजीरिया हमारा। ठीक है, इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो आप देखोगे कि नाइजर से इसकी सीमा लगती है, चाड से लगती है, कैमरून से लगती है, बेनिन से लगती है। राजधानी इसकी अबुजा है और मुद्रा यहाँ पर नायरा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्रिस्टेला जॉर्जीवा की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की क्या बना दी गई है, ये प्रबंधक निदेशक नियुक्त की गई हैं, तो इनको हम जानेंगे। हाल ही में IMF ने अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए, तो यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है, जो भी प्रबंधक निदेशक होते हैं 5 साल का होता है, तो इसके लिए चुना है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को प्रबंधक। ठीक है, ये वर्ष 2019 में IMF में प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर एक बोर्ड है, देन उनको वो नियुक्त करते हैं, बैठे होते हैं और ये सर्वसम्मति के माध्यम से प्रबंधक निदेशक का चयन करता है। आइए जान लेते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में IMF को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में इसमें 190 देश आपके शामिल हैं। 27 दिसंबर 1945 को भारत IMF का सदस्य बना था और इसके कार्य क्या होते हैं, तो वैश्विक जो मौद्रिक सहायता प्रदान करनी होती है अन्य देशों को उनके डेवलपमेंट के लिए, वो ये प्रदान करता है। वित्तीय स्थिरता को देखता है, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, इन सबको देखता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। IMF की रिपोर्ट 2 जारी करता है ये। सबसे पहला एक है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और दूसरा जारी करता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके द्वारा जारी की जाती है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे इनका लंबा सा नाम है। तो हाल ही में अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को क्या बनाया गया है, कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो कुवैत अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है और इनकी सीमा ईरान और सऊदी अरब से लगती है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और मुद्रा यहाँ पर कुवैती दीनार चलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त अड्डों की, हवाई अड्डों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें भारत का इंदिरा गांधी जो आपका हवाई अड्डा है वो 10th प्लेस पर आ रहा है। ठीक है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने वर्ष 2023 के लिए सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार अमेरिका का जो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस सूची में 10 सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डों में 5 अमेरिका के ही हैं और भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, 10वें स्थान पर आ रहा है। इसमें आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले है अटलांटा USA, देन सेकंड नंबर पे आ जाता है दुबई UAE का, देन आता है आपका दलास फोर्ट वर्थ USA का, लंदन UK टोक्यो, देन इसके बाद आता है डेनवर, इस्तांबुल, लॉस एंजल्स का एंड शिकागो का एंड देन न्यू दिल्ली का। ठीक, आगे बात करते हैं। अवंतिका वंदनपू साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं।
तो हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका को इस साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवंतिका वंदनुपु का संबंध भारत के हैदराबाद से है। चलिए, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द पुरस्कार के बारे में बात करिए। ईयर क्या है? तो यह पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है और यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 1636 में हुई थी और ये अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में कैम्ब्रिज में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है बेसिकली, और यह उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान है। इसका नाम जॉन हार्वर्ड के नाम पर पड़ा था और इसके द्वारा दिए जाने वाले अन्य पुरस्कार जॉर्ज लेडली पुरस्कार आदि हैं। अंत में बात करेंगे हम प्रश्न की प्रश्न क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1940, वर्ष 1943, वर्ष 1944 या फिर वर्ष 1945? तो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।